Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start our gender studies course formally with a topic Introduction to Gender Studies. So in this class we are going to talk about various definitions of different concepts and topics, and then we will talk about the significance of gender studies. So this class is going to be an introductory session for you to gender studies. If you are a beginner, or if you are a well-read person on this subject, it will help you in all the cases, right? Because it's going to be very much comprehensive lecture on the introduction of gender studies. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है कि जेंडर स्टडीज है क्या चीज। ठीक, जब हम जेंडर स्टडीज की बात करते हैं तो ये एक डिसिप्लिन है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, आईआर है। इसी तरह ये भी एक डिसिप्लिन बन चुका है, और इसको हम कहते हैं कि इट इज इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग जेंडर आइडेंटिटी, जिसका फोकस पॉइंट क्या है? जेंडर है, जेंडर आइडेंटिटी है कि आप मेल है या फीमेल है, और आपके फिर जेंडर रोल्स क्या हैं। मेल के किरदार सोसाइटी में क्या है और फीमेल की क्या है, आपकी जेंडर रिप्रेजेंटेशन क्या है, मेल का लैंग्वेज और ग्रामर क्या है या कौन सा है, इसी तरह फीमेल का ग्रामर और लैंग्वेज यूज क्या होता है एक सोसाइटी में। ये मैं जनरल एस्पेक्ट्स बता रहा हूं, अगरचे रोल्स जो हैं बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह जेंडर का जो इन्फ्लुएंस है ऑन अ पर्सन, अगर आप मेल है तो आपके के लिए कौन कौन से रोल्स हैं सोसाइटी ने जो सेलेक्ट किए हैं। इसी तरह अगर आप फीमेल है तो आपके लिए कौन कौन से रोल्स हैं। मिसाल के जरिए आपको समझा दूं, अगर आप मेल है तो आप शलवार कमीज पहनते हैं। इसी तरह आपकी दाढ़ी होगी। इसी के साथ जो है आपका नाम असलम, शहजाद, वकास, अमजीद, बिलाल, मोहम्मद इस तरह होगा। अगर आप फीमेल है तो आपका ग्रामर भी उर्दू में या पश्तो में अलग होगा। इसी तरह जो है आपके लिए प्रोनाउंस भी अलग अलग यूज होंगे इंग्लिश के लिहाज से। इसी के लिहाज से इवन जेंडर के नामों के लिहाज से अगर देखा जाए, जॉब्स के लिहाज से अगर देखा जाए, तो घर के अंदर जो माहौल होता है, माँ का अलग किरदार होता है, बाप का अलग किरदार होता है। तो ये सारी चीजें हम जेंडर स्टडीज में पढ़ते हैं। फिर जेंडर स्टडीज इसको क्रिटिकली एनालाइज भी करता है कि किस तरह ये रोल जो है आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे पॉजिटिवली इफेक्ट करता है या नेगेटिवली। असरात तो दोनों होते हैं। कभी कभार मर्दों को ज्यादा फायदा पहुंचता है क्योंकि उसको एक लीडिंग रोल मिल जाता है फैमिली चलाने के लिए, लेकिन कभी कभार नुकसान भी मर्दों को उठाना पड़ता है जब जिधर ये कड़े हो और उधर लेके या लोग कहें कि लेडीज फर्स्ट। तो लेडीज फर्स्ट का मतलब ये है कि अब मर्दों ने पीछे हटना होगा, तो लेडीज जो है आगे आएंगी। ठीक है, इसी तरह जो है औरतों को भी फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि हम कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन नुकसान भी उठाना पड़ता है कि उसको एक ऐसा रोल घर में दिया जाता है जो डिसीजन मेकिंग रोल वो नहीं होता। वो कहते हैं कि बस आप सिर्फ अपने बच्चों को संभालें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, आप ना कमाएं। अगर आपने तालीम भी हासिल नहीं किया तो आपका काम चल जाएगा, आप सिर्फ अपने भाई पर डिपेंड करें, हस्बैंड पर डिपेंड करें और फादर पर डिपेंड करें। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये लोग क्या है, डिपेंडेंट बन जाते हैं, और मर्द जो है इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, और साथ में वो एक अहम किरदार फिर सोसाइटी में अदा करते हैं, और औरतें जो है एक महकूम का किरदार जो है अदा करती रहती हैं। एनी हाउ, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल। कुछ औरतें, कुछ लोग इसको क्वीन समझते हैं कि नहीं, मर्द काम करेंगे, मर्द कमा कर लाएंगे, वो घर में क्वीन मलिका की तरह बैठकर जो है वो तैयार होकर खाती रहेगी। ठीक है,
कुछ लोग इसको महकूम का रोल समझते हैं कि नहीं, वो फिर डिपेंडेंट है, अगर मर्द कमा कर नहीं लाएगा तो मर्द का नाम औरत के साथ जुड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो फिर उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। जैसे एक औरत की शादी हो जाए तो फिर उसको नाम जो है हस्बैंड का मिल जाता है, ठीक है, लेकिन किसी हस्बैंड को औरत का नाम तो नहीं मिलता, ठीक है। तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो हस्बैंड की वजह से है कि लोग कहते हैं कि ये उसकी बीवी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बेगम शफकत अली, ये शफकत अली की बेगम, ठीक है। कोई ये ऐसा नहीं कहेगा कि शोहर जो है सलमा का, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये है कि रोल जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो रोल जो है मर्दों का है और आइडेंटिटी जो औरत की है वो मर्द की वजह से है। एनी हाउ, ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जैसे मैंने बता दिया कि जेंडर स्टडीज इन तमाम चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करती है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। अब एक और डिफिनीशन भी है जो कि ज्यादा कम्प्रिहेंसिव है कि जेंडर स्टडीज क्या है। ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है दैट एग्जामिन्स द सोशल कल्चरल पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर, के जेंडर पर सोसाइटी का असर क्या है, कल्चर का असर क्या है, पॉलिटिक्स का असर क्या है, और किस तरह ये तीन चीजें मिलकर जेंडर के जो रोल्स हैं, मर्दों के रोल्स अलग होते हैं, औरतों के रोल्स अलग होते हैं, किस तरह ये सारे के सारे डेवलप होते हैं। इसी तरह it explore how gender identities and gender roles intersect with categories like class, race, sexuality, कि किस तरह ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है, और फिर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव असरात क्या क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आया? तो ये सब्जेक्ट हमें मिलता है विमेन्स स्टडीज की तरफ से। पहले इस सब्जेक्ट का नाम था विमेन स्टडीज, लेकिन बाद में इसको कहा गया कि नहीं, ये मसाइल जो है जेंडर के हैं, ये मसाइल सिर्फ औरतों के नहीं हैं, क्योंकि जेंडर रोल्स या जेंडर आइडेंटिटीज इसने मर्द औरत दोनों को इक्वली इफेक्ट किया है। और अभी तो कई ज्यादा जेंडर हैं कि सिर्फ दुनिया में मर्द नहीं है, सिर्फ दुनिया में औरतें नहीं है, बल्कि ट्रांसजेंडर भी हैं, गेज भी हैं, लेस्बियंस भी हैं, ठीक है। तो जब ये सारे के सारे मौजूद हैं, ट्रांस मैन भी है, ट्रांस वुमेन भी है, तो जब इतने ज्यादा जेंडर मौजूद हैं तो फिर विमेन स्टडीज इसको क्यों कहें? क्यों ना हम इसको एक ब्रॉडर कंसेप्ट या ब्रॉडर नाम दे दें, जिसके जरिए हम मेन स्टडीज को भी डिस्कस करें, विमेन स्टडीज को भी डिस्कस करें, और क्वेयर स्टडीज को भी डिस्कस करें। क्वेयर स्टडीज क्या है? क्वेयर स्टडीज वो हैं जो कि न मर्दों के बारे में है न औरतों के बारे में है, बल्कि वो कहते हैं कि हमारा एक अपना अलग जेंडर होता है। इसमें आप ये लेस्बियंस और गेज और साथ में ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांस वुमेन है या ट्रांस मैन जो भी हैं, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं, चूंकि रिकॉर्डिंग शुरू है, इस लेक्चर को यूट्यूब पर अपलोड भी करना होता है, सो इस वजह से मैं लेक्चर को लेंथी नहीं बनाना चाहता। आई वांट कि आप लोग क्वेश्चन जो है रिकॉर्डिंग के बाद मुझसे पूछें। जेंडर वर्सेस सेक्स, ये एक कंसेप्ट है, ठीक है, कि जेंडर और सेक्स में क्या फर्क है। अमूमन अगर आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान में जेंडर और सेक्स दोनों को एक जैसा समझा जाता है, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करते। इवन जो फॉर्म में लिखा जाता है वो सेक्स लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्म्स में जेंडर लिखते हैं कि जेंडर क्या है, अगरचे सही लफ्ज सेक्स है, ठीक है। तो सेक्स हमारे पास जो है ये बायोलॉजिकल है, ठीक है, ये डिफरेंसेस भी बताता हूँ। सिक्स क्या है? ये बायोलॉजिकल है, ठीक। बायोलॉजिकल का मतलब ये है कि ये इननेट है, ये नेचुरल है, ये आपको अपने अल्लाह की तरफ से मिल जाता है, ठीक है, कि आप या तो मेल है और या आप फीमेल है, और इसका जो डिफरेंस जो हम क्रिएट करते हैं वो आपके जो फिजिक है, जो आपकी जसामत है उसके ऊपर, चाहे वो आपके इंटरनल है, क्रोमोसोम्स है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो आप फिजिकली
एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हो। जैसे कि मर्दों की दाढ़ी आती है, औरतों की दाढ़ी नहीं आती। मर्दों का चेस्ट होता है, औरतों का ब्रेस्ट होता है। इसी तरह मर्दों का जो है, जो सेक्सुअल आर्गन है, पीनस होता है। और औरतों का जो सेक्सुअल आर्गन है वो वजाइना होता है। ठीक है, तो अगर इन सारी चीजों को देख ले और उनके ऊपर हम डिसाइड कर लें, तो हम कहते हैं कि ये सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल है, क्योंकि इसके साथ इंसान बायोलॉजिकली पैदा होता है। ठीक है, तो ये आप अपने साथ इस दुनिया में ले आते हैं। और ये जो जैसे एक बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो जाए, हम वही इसका जो है डिसीजन ले लेते हैं कि अब ये लड़का हुआ और ये लड़की हुई, क्योंकि उसका जो जसामत है वो या तो मर्दों का, लड़कों का होगा या लड़कियों का होगा। अब जब हम जेंडर की बात करते हैं, तो जेंडर जो है फिर ये सोशल कंस्ट्रक्शन को कहते हैं। ये आपको सोसाइटी की तरफ से मिल जाता है, और इसका ताल्लुक इंसान की जिसामत के साथ नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक इंसान की मैस्कुलिनिटी, ठीक है, और फेमिनिनिटी से है। कि आप जो है मैस्कुलिन है, तो आपकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। जैसे कि अगर आप पैदा हुए और आपके सेक्स ने डिसाइड कर लिया कि आप लड़का है या लड़की हैं, तो वहां पर आपको रोल्स दिए जाते हैं। जो लड़के हैं उसको मैस्कुलिन रोल्स दिए जाते हैं, जैसे नाम शहजाद होगा, अहमद होगा, वकास होगा, ठीक है, अनवर होगा। और फीमेल को जो है अलग नाम दिए जाते हैं, आयशा, सलमा, फजीलत, कुछ इस तरह नाम दिए जाते हैं लड़कियों को। ठीक है, फिर जो है लड़कियां जो है दुपट्टा पहनेंगी, लड़के जो है दुपट्टे नहीं पहनेंगे। लड़कियां घर में रहेंगी, लड़के जो है बाहर काम करेंगे, बाहर घूमे फिरेंगे। लड़के जो है आउटडोर स्पोर्ट्स में जाएंगे, और लड़कियां जो है इंडोर स्पोर्ट्स में जाएंगी। लड़कियों के कपड़े अलग होंगे, लड़कों के कपड़े अलग होंगे। लड़कियां मेकअप करेंगी, लड़के जो है मेकअप नहीं करेंगी, वगैरह वगैरह। तो इसको हम फिर मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी कहते हैं, और हम जेंडर स्टडीज में इसको जेंडर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में सिर्फ फर्क क्या हुआ, सेक्स और जेंडर में? तो सेक्स के बारे में जो है कहा जाता है कि ये क्या है, इट इज बायोलॉजिकल। सेक्स इज बायोलॉजिकल, वाइल जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्शन। अब एक दो और टर्म है जिसको हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी वर्सेस जेंडर रोल। जेंडर आइडेंटिटी जो है आपके पास क्या है, जब आप पैदा होते हैं तो आपको जेंडर आइडेंटिटी मिल जाती है, आपकी शनाख्त है, ये लड़का है, ये लड़की है। ठीक है, या कुछ लोग अपने आप के लिए खुद एक जेंडर आइडेंटिटी दे देते हैं कि नहीं, मैं न लड़का हूं न लड़की हूं, मैं ट्रांसजेंडर हूं। ठीक है, तो वो एक तीसरे किस्म का वो आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, मेरे लिए आप मेल और फीमेल ना करें, मेरी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, मैं गे हूं, मैं लेस्बियन हूं। ठीक है, जैसे बाहर ममालिक यूरोप वगैरह में होता आ रहा है। ठीक, तो अब ये इसको हम कहते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी, और जेंडर आइडेंटिटी जो है आप अपने आप को दे देते हैं। एक होता है जेंडर रोल्स, जो वो रोल्स, वो किरदार जो आपको सोसाइटी देता है, आपको आपका कल्चर देता है। ठीक है, तो हर एक शख्स फिर अपने जेंडर के मुताबिक अपना जेंडर रोल अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर के मुताबिक अदा करता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, और आपके जेंडर रोल्स फिर डिक्टेट करते हैं कि आपका बिहेवियर, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपकी एक्टिविटीज क्या क्या होंगे। मर्दों के लिए कौन से अप्रोप्रिएट हैं और औरतों के लिए कौन से अप्रोप्रिएट है। इसी के साथ दो टर्म और भी है या कॉन्सेप्ट हम मैं कहूंगा, एक है पैट्रियार्की, दूसरा है मैट्रियार्की। पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है सोसाइटी का जिसमें प्राइमरी पावर, जो सेंट्रल पावर है, जो डोमिनेंट रोल है, वो मर्द का होता है, जिसको फदरी निजाम कहते हैं। एक होता है मैट्रियार्की, और एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें औरत के पास तमाम का तमाम पावर होता है, जो सेंट्रल पॉइंट है, जो ताकत का महवर है, वो औरत होती है। ठीक है, अब जो पाकिस्तान की सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पर जो डोमिनेंट रोल है वो मर्द का है, तमाम फैसले मर्द लेते हैं। ठीक है,
घर में भी जो फैसले लिए जाते हैं वो बाप लेता है, वो भाई लेता है, और बहनें जो है या जो बेटियां हैं या जो बीवियां हैं फिर वो मर्दों की मातहत रहती हैं, और फिर मर्द जो फैसले करते हैं ये लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर मैट्रियार्की भी मौजूद है। कुछ लोग इवन पाकिस्तान में जो मैंने पढ़ा है वो लोग कहते हैं कि सिंध में कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहां पर मैट्रियार्की आज भी मौजूद है, जो डोमिनेंट रोल है वो एक औरत का होता है। सही। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए, इस पर एक अलग टॉपिक भी है कि क्या जेंडर स्टडीज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो हाँ, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि आप इसके टॉपिक्स को लिटरेचर में भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, लॉ में, पब्लिक हेल्थ, मीडिया स्टडीज, और भी कई ज्यादा सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिधर आप जेंडर स्टडीज को इग्नोर नहीं कर सकते इन वन वे आर दी अदर। इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, जैसे मैंने कहा कि 1960s के बाद, यहाँ पर 70s लिखा है स्पेसिफिकली, लेकिन इसका जो ये जो चैलेंज होना शुरू हुआ विमेन स्टडीज का वो 1960s में हुआ था। ठीक है, कि 1960s में ये सवाल उठाया गया कि ये मर्द जो है वो भी इक्वली इफेक्ट होता है, ट्रांसजेंडर भी इक्वली इफेक्ट होता है, इसी तरह लेस्बियन और गेज वगैरह उनके जेंडर रोल्स की वजह से, जेंडर आइडेंटिटीज की वजह से ये सब इक्वली इफेक्ट होते हैं, ये मसला सिर्फ औरतों का नहीं है। लिहाजा हमें जो है विमेन स्टडीज को जेंडर स्टडीज में कन्वर्ट करना चाहिए, और फिर इसका इसी तरह हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है, ये जब मैं आपको फेमिनिज्म पढ़ाऊंगा उधर आपको इस सब्जेक्ट का डिटेल से हिस्टोरिकल जो है इवोल्यूशन जो है फिर पढ़ा दूंगा। इसी के साथ हमारे पास एक और दो कंसेप्ट हैं, एक हम कहते हैं मटेरियल और दूसरे को हम कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन। मटेरियल तो जाहिर बात है, मटेरियलिज्म जो है कार्ल मार्क्स की एक फिलॉसफी है, और वो कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो मटेरियल से होता है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मटेरियल। कि दुनिया में जितना भी स्ट्रगल होता है, कुछ भी होता है, जो भी कुछ होता है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड मटेरियल। मटेरियल से मुराद आप पैसे ले लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ले, बड़े बड़े घर ले ले, ठीक है, तरक्कियां ले ले। तो कार्ल मार्क्स ये बताते हैं कि दुनिया में जो भी होता है दैट इज बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ मटेरियल। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपके दोस्त भी ज्यादा होंगे, आपके पास फॉलोअर्स भी ज्यादा होंगे, आपके पास जो है पहचानने वाले भी ज्यादा होंगे। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत भी नहीं है, आपकी सोसाइटी में सोशल स्टेटस भी नहीं है, कोई आपको सलाम तक नहीं करेगा। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ये कहता है मटेरियल के मुताबिक कि जितने भी आपको सोसाइटी में रिश्ते मिलते हैं तो वो रिश्ते भी जो है मटेरियल के बुनियाद पर है। इवन वो हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं जो अमीर हो, गरीब रोजाना एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। वो लोग ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, अच्छी जॉब पर होता है। और आप लोग भी सीएसएस इसलिए कर रहे हो कि आपका सोशल स्टेटस जो है चेंज हो और आपको भी ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिल जाए, चाहे वो बड़े घर की सूरत में हो, बड़ी तनख्वाह की सूरत में हो, बड़ी गाड़ियों की सूरत में हो। तो जब आपको ये सब कुछ मिलेगा तो आपका भी सोशल स्टेटस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स, इवन सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी आप महकूम हैं, सबर्डिनेट हैं, घर में किसी के मातहत हैं, तब जब आप सीएसएस कर लोगे तब आपके इवन जेंडर रोल्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स तो आपको ये बताता है अपने सोसाइटी फिलॉसफी के जरिए। जेंडर स्टडीज इसी कंसेप्ट को उठाता है और वो कहता है कि मटेरियल हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड बॉडीज। कि इन मटेरियल के जरिए जो है आपकी बॉडीज भी, आपका फिजिकल वर्ल्ड जो है ये भी चेंज होता है। ठीक है, तो जिसे एक एक वीडियो में देख रहा था, बड़ी मजाक की बात है ना कि बाबर आजम जब स्टार प्लेयर नहीं बना था तो वो जो है अजीब कपड़े पहने हुए था, कमजोर था, बिल्कुल पतला सा था, और
कुछ वीडियोस उसके जो पुराने हैं, लेकिन जैसे उसके पास जो है वो स्टारडम आया, स्टार बन गया, पैसा आया, गाड़ियां आई, लोग उसको जो है वैल्यू करने लगे, तो खूबसूरत भी बन गया। अब सब लड़कियां उसके साथ तस्वीर लेना चाहते हैं, उसके फैंस जो है उसके एक सेल्फी के लिए तरसते रहते हैं। तो कार्ल मार्क्स आपको ये बताता है कि आपका जो बॉडी चेंज है, अगर आपके पास पैसे आ जाएं तो आप खूबसूरत भी बन जाएंगे, अगर आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है ये भी खूबसूरत बन जाएगा। तो इसी तरह जो है इसी कंस्ट्रक्शन जो सोशल इंटरप्रिटेशन है ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडीज, ठीक है, इज सीन एज पार्ट ऑफ जेंडर कंस्ट्रक्शन। तो वो कहता है कि जो आपके जेंडर रोल्स आपको सोसाइटी से मिल जाते हैं कि भाई ये करेगा, हस्बैंड ये करेगा, औरत ये करेगी, ये करेगी, तो ये रोल्स भी आपको पैसों की वजह से मिलते हैं। अगर किसी औरत के पास पैसे ज्यादा आ जाए तो फिर उसके रोल्स भी चेंज हो जाते हैं। उसकी मिसाल मरियम नवाज ले ले, उसकी मिसाल जो है बांग्लादेश की वो हसीना जो उसकी प्राइम मिनिस्टर थी वो ले ले, उसकी मिसाल जो है फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ले ले, उसकी मिसाल बेनजीर भुट्टो साहिबा ले ले, कि उनके पास जब स्टेटस आया, उसका मटेरियल चेंज हुआ, पैसे आए, तो अब वो मर्दों के तरह जो है एक लीडिंग रोल में है और लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आपका जो जेंडर है वो भी मटेरियल के साथ जो है चेंज होता है। और यही फिर आपको ये बताता है कि जेंडर जो है ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और ये फिक्स नहीं है, ये वक्त के साथ साथ चेंज होता है। सो दिस व्यू चैलेंजेस ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ जेंडर एज अ फिक्स्ड बाइनरी, के हमारे पास जो जेंडर है वो फिक्स नहीं है, सेक्स जो है वो फिक्स है, बल्कि जेंडर जो है वो फिक्स नहीं है। डिस्कोर्स की बात करें तो डिस्कोर्स में फिर यही सारी चीजें हैं कि आप किस तरह बात करते हैं और किस तरह सोचते हैं, ये भी जो है आपके सोसाइटी की तरफ से मिलता है आपको, कि मर्द ये कहेंगे, औरतें ये कहेंगे। हम कहते हैं ना, अमूमन सुनते हैं कि मर्द रोते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि औरतें रोती हैं। अगरचे ऐसा नहीं होता, मर्द बेवफा होते हैं, तो क्या औरतें बेवफा नहीं होती? तो ये सारी की सारी चीजें और ये जो सोच है जो हमारे सोसाइटी में मौजूद है, ये भी सोशल कंस्ट्रक्शन ही है। इसी के साथ हमारे पास फ्रॉम फेमिनिज्म टू ब्रॉडर डिस्कोर्स, तो इसी सब्जेक्ट में हमने फेमिनिस्ट थीरीज भी पढ़ने हैं, ठीक है, कि फेमिनिज्म क्या है, इसके फाउंडर्स और थिंकर्स क्या हैं, और ये लोग क्या सोचते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को जब मैं फेमिनिज्म पढ़ाऊंगा वहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारे पास है इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि जेंडर जो है इसने सिर्फ आपको नुकसान नहीं दिया, लेकिन बाकी कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि रेस, इथनिसिटी, सोशल क्लास, नेशनलिटी, डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी, ठीक है, ये भी आपको इक्वली इफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह पर जॉब के लिए आप जाते हैं तो वहां पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वहां पर मेरे पास मर्दों के लिए जॉब्स हैं, तो वहां पर औरतों को तो नुकसान हुआ क्योंकि औरतों के लिए अब ये जॉब नहीं है। तो यहां पर तो जेंडर की वजह से डिफरेंस आया कि औरत हुआ तो क्या मतलब औरत को वो जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभार रेस भी आ जाता है कि मर्दों को ये जॉब मिलेगी, लेकिन मर्दों में भी सिर्फ और सिर्फ वाइट मर्दों को मिलेंगी, ब्लैक या ब्राउन जो है उसको नहीं मिलेगी जॉब। तो यहाँ पर आपका रेस आ जाता है। यहाँ पर जॉब आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जॉब आप सुन्नियों को देंगे, यहाँ पर जॉब आप ईसाइयों को देंगे, यहाँ पर जॉब आप माइनॉरिटीज को देंगे। तो इथनिसिटी आ जाएगी, सोशल क्लास, कि अगर आपका ताल्लुक किसी गरीब घराने से हो तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपका ताल्लुक किसी नेशनलिटी से हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, आपके पास जो है कोई वो अपनी नेशनलिटी अगर आपकी वो उस जॉब के लिए नहीं है तो फिर आप वो जॉब नहीं ले सकते। डिसेबिलिटी जो है वो भी आ जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको, अब जो नया कंसेप्ट है वो इंटरसेक्शनलिटी का है, क्योंकि आपको नुकसान सिर्फ मर्द होने का या औरत होने का नहीं होता, बल्कि आपकी रेस का भी, आपकी इथनिसिटी का भी, आपके सेक्सुअलिटी का भी, इन सारी चीजों का होता है। अच्छा, एक अहम टॉपिक ये है कि जेंडर जो है, जूडिथ बटलर कहती हैं कि जेंडर
ये आपको सोसाइटी की तरफ से मिलता है, लेकिन मिलता मिलता कैसे है? जेंडर इज परफॉर्मेटिव, ये आप बार बार करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मर्द बाहर काम करेगा तो हर मर्द बाहर जाकर काम करता है, और फिर जो जैसे बड़ा होता जाता है बस वो अपना रोल जो है एक्टिवली करता रहता है, जो कि फिर जो है वो अपनी जहन के मुताबिक इंटरनलाइज कर लेता है, और वो कहता है कि हाँ मेरा रोल ये है। और इसी तरह औरत भी जो है बार बार उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपने रोटियां पकानी है, आपने वॉशरूम्स धोने हैं, आपने किचन धोना है, आपने बर्तन धोने हैं। तो वो इंटरनलाइज करती हैं अपनी माँ को देखकर, अपनी बहनों को देखकर, अपने घर की औरतों को देखकर। तो जूडिथ बटलर ने कहा कि जेंडर क्या है? इट इज परफॉर्मेटिव, हम वो ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। और इस टॉपिक को हम मजीद जो है बाद में पढ़ेंगे भी। अब जेंडर स्टडीज का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस तो यही है कि जेंडर स्टडीज आपको क्रिटिकल थिंकर बनाता है, आपको सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर बताता है कि सोसाइटी में पावर जो है औरत के पास है या मर्दों के पास है। सोसाइटी में इनइक्वालिटी मौजूद है कि मर्द जो है ये काम करेंगे, औरतें ये है काम करेंगी, ठीक है। या जो है मर्दों और औरतों के तनख्वाहों में फर्क होगा, या जो है मर्द जो है अपनी औरतों को अप्रेसिव महकूम रखेंगी, ठीक है, सबर्डिनेट मातहत रखेंगी। तो ये जो है इस सिस्टम के बारे में आपको आगाह कर दिया जाता है इस सब्जेक्ट के जरिए। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसमें हमारे पास हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और ये कोटा सिस्टम, ये भी यही सब्जेक्ट आपको सिखाता है। इसी के साथ जो है ये अब सीएसएस का हिस्सा भी बन चुका है, तो ये भी इसकी एक अहम सिग्निफिकेंस है आप लोगों के लिए। ब्रॉडर एप्लीकेशन अगर देख ले, सो जेंडर स्टडीज हैव एप्लीकेशंस इन लिटरेरी थियरी, ड्रामा, फिल्म स्टडी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन तमाम चीजों में अब हम जेंडर स्टडीज को इंक्लूड करते हैं, और हम कहते हैं कि इट इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इन नेचर। और ग्लोबल रेलेवेंस भी अब इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम जो है ग्लोबल इश्यूज भी पढ़ते हैं। खासतौर पर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज इस सब्जेक्ट को बड़ा अहमियत देती हैं। अब पाकिस्तान में भी इसको अहमियत मिलना शुरू हो चुका है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। कंक्लूजन आप लोग पढ़ लें। ये लेक्चर मैंने व्हाट इज जेंडर बाय मेरी होम्स के बुक से तैयार किया है, और कुछ चीजें मैंने विकिपीडिया से ली हैं। तो आप लोग इस दोनों रिसोर्सेज को जो है कंसल्ट कर सकते हैं मजीद रीडिंग के लिए, मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं।